आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों एवं स्वजनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको DLED 4th सेमेस्टर में पेपर सेकंड शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत मानवीय संसाधनों का प्रबंधन में छात्र एक मानवीय संसाधन के रूप में इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने जो है मानवीय संसाधनों के प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक एक मानवीय संसाधन का अध्ययन किया था। आज उसी के आगे छात्र एक मानवीय संसाधन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। साथ साथ में अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते चलें, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में ये आपकी सहायता कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। छात्र एक मानवीय संसाधन के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। तो विद्यालय में शिक्षक के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है छात्र। भारतीय विद्यालयों में या किसी अन्य कंट्री के विद्यालयों में शिक्षण के 3 अंगों में से शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसी के अंतर्गत शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है। विद्यालय के मानवीय संसाधनों का दूसरा जो आधार स्तंभ है, वो आधार स्तंभ उस विद्यालय के बालक या छात्र या विद्यार्थी ही होते हैं। विद्यालयों में ही बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। विद्यालय में जो प्रबंधन होता है वह छात्र को ही केंद्र मान करके किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं बालक या छात्र या शिष्य या विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है। तो भारतीय ज्ञान साधना के क्षेत्र में ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान और शब्द का जो है वो महत्वपूर्ण स्थान होता है। ज्ञाता होता है गुरु एवं शिष्य और ज्ञेय ब्रह्म तथा ज्ञान को प्राप्त कराने का साधन शब्द है। इन चारों में प्रत्येक का अपना पृथक पृथक महत्व है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि ज्ञेय के बिना
ज्ञाता की स्थिति निरर्थक है। यह मत यथार्थवादी दार्शनिकों का है। अब यथार्थवादी दार्शनिक में स्वामी दयानंद भी आते हैं और उनका मत है कि ज्ञाता के अतिरिक्त ज्ञेय का भी पृथक अस्तित्व है, अन्यथा ज्ञान किसका वे ज्ञाता का भी अस्तित्व मानते हैं, लेकिन ज्ञाता का जो अस्तित्व मानते हैं वो ज्ञेय के साथ मानते हैं। इसके विपरीत प्रत्ययवादियों का यह कथन है कि ज्ञाता के अतिरिक्त एवं ज्ञाता से प्रथम किसी ज्ञेय का अस्तित्व नहीं होता। ब्रह्म सूत्र में ज्ञाता और ज्ञेय के भेद को मिथ्या व्यापार बताया गया है। वास्तव में अगर हम बात करें तो दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व है। ठीक ऐसे ही जैसे गुरु, शिष्य एवं ज्ञान का, गुरु का ज्ञान बिना शिष्य के अस्तित्व को ध्यान में रख करके सुरक्षित नहीं रह सकता। शिष्य साधक ही गुरु के विचारों, मान्यताओं को अग्रसर करता है। गुरु ब्रह्म स्वरूप है और शिष्य उस ब्रह्म गुरु की दिव्य ज्योति को आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। अतः शिष्य का भी अपना अस्तित्व है। शिष्य को जानने और समझने के लिए शिष्य का व्युत्पत्तिपरक विश्लेषण करना आवश्यक है। छात्र का अर्थ छात्र भी शिष्य का ही पर्याय है। शब्दकोश में छात्र की व्युत्पत्ति छत्र धनड़ से मानी गई। छात्र वह है जो गुरु के गुणों को धारण करके उनकी रक्षा करता है। शील में सिद्धहस्त ऐसा व्यक्ति छात्र कहलाने योग्य है। छात्र को विद्यार्थी तथा शिष्य कहा गया है। शिष्य जो शब्द है वो अपने में पूर्ण है, जो वास्तविक रूप से गुरु शिष्य संबंध को प्रकट करता है। शिष्य गुरु के शासन में रहकर उनकी डांट फटकार, क्रोध,
आवेग, इन सभी को सहन करता हुआ गुरु की आज्ञा का पालन करके उनके आशीर्वाद को ग्रहण करता हुआ उनके हृदय में समाविष्ट हो जाता है, वही सच्चा शिष्य है। इस लाइन को फिर से ध्यान से सुनिए कि शिष्य कौन होता है। शिष्य वह होता है जो गुरु के शासन में रहकर के उनकी डांट, फटकार, क्रोध, आवेग, इन सभी को सहन करता हुआ गुरु की आज्ञा का पालन करके उनके आशीर्वाद को ग्रहण करता हुआ उनके हृदय में समाविष्ट हो जाता है, वही सच्चा शिष्य होता है। आज स्थितियां इसके विपरीत हैं। आज जो शिष्य है वो अपने स्वार्थ के लिए, और जो गुरु हैं वो भी अपने स्वार्थ में, दोनों अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, जिससे छात्र और शिष्य का संबंध लंबे समय तक नहीं चलता। छात्र तो वह होता है जो गुरु के ऊपर छत्र लगा करके पीछे चलने वाला होता है। आज परिस्थितियां प्राचीन समय से बहुत ही भिन्न है। आइए आगे देखते हैं छात्र की विशेषताएं। शिक्षण प्रक्रिया में 3 घटक, शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु, ये 3 होते हैं। शिक्षक का मुख्य कार्य होता है पाठ्यवस्तु को छात्र को प्रदान करना, और छात्र का कार्य होता है पाठ्यवस्तु ज्ञान को सीखना या अर्जित करना। शिक्षण की प्रक्रिया में छात्रों एवं शिक्षकों को विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना होता है। इसी संबंध में एक पुरानी कहावत जॉन लैटिन, इसका अर्थ होता है कि शिक्षक को अपने छात्र को भली प्रकार समझना चाहिए। अब यहाँ पर जो समझना वर्ड है उससे तात्पर्य है कि छात्र की पात्रता से होता है, और पात्र वह होता है जो शिष्य की विशेषताएं रखता हो। शिक्षक को अपने विषय का स्वामित्व होना चाहिए, तभी शिक्षण प्रक्रिया का संपादन किया जा सकता है। इस कहावत में जॉन से तात्पर्य शिष्य, और लैटिन का अर्थ
विषय से है। शिक्षण प्रक्रिया में अतीत काल से शिक्षक के आदर्शों और छात्र के आचरणों यानी विशेषताओं का विवेचन किया गया है। वैदिक कालीन जो शिष्य होते थे उस संबंधी आचरण आज भी आवश्यक है, लेकिन आज उनसे हम अत्यधिक दूर जा चुके हैं। हिंदी साहित्य में छात्र के लिए अनेक शब्द शिष्य, विद्यार्थी, शिक्षार्थी यह प्रयुक्त किया जाता है और इन्हीं शब्दों की व्याख्या से विशेषताओं का बोध होता है। सबसे पहले तो जानिए कि विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है। विद्यार्थी का अर्थ होता है कि विद्या, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, उसको ग्रहण करने वाला, इसे विद्या व्यासी भी कहते हैं। छात्र का अर्थ होता है कि वह गुरु के आदर्शों को धारण करके उनकी रक्षा करे और वह शीलवान भी हो। और शिष्य का क्या अर्थ होता है? शिष्य का अर्थ होता है कि गुरु आज्ञा, आदेश, उपदेश और उसको आशीर्वाद और आशीर्वाद कौन दे? गुरु दे, जिसे अपने अंदर उसे समाविष्ट किया है। शिष्य का अर्थ भागवत गीता में वह है कि वास्तव में जो पूर्णतया गुरु की शरण में समर्पित हो जाए वह शिष्य है, या आचार्य को जो प्रिय होता है वह शिष्य कहलाता है। शिष्य गुरु के ज्ञान और आदर्शों को सुरक्षित रखने वाला होना चाहिए। भारतीय परंपराओं के अनुसार छात्रों के अंदर ये प्रमुख 5 गुणों की चर्चा की गई है और वास्तव में यह शिष्य के गुण नहीं बल्कि ये आचरण है। एक शिष्य की भूमिका में किस प्रकार चेष्टा करनी चाहिए, वो विद्यार्थी के 5 लक्षण काक चेष्टा बको ध्यान,
श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। काक चेष्टा का मतलब होता है कौवा जैसा प्रयास करे। जैसे कौवा होता है अपने शिकार के लिए जिस प्रकार से उसकी चेष्टा होती है, उसी प्रकार से एक विद्यार्थी को भी अपने अध्ययन के प्रति उसी प्रकार की चेष्टा होनी चाहिए। वको ध्यान बगुला उसके जैसी एकाग्रता होनी चाहिए। पानी में तालाब में मछली तैरती रहती है और बगुले का जो ध्यान होता है वो अपने भोजन पर होता है। जैसे ही मछली या कीड़े मकोड़े पानी से ऊपर आते हैं या उछलती हैं, उसी प्रकार वह अपने आहार को ग्रहण करते हैं। श्वान निद्रा, श्वान मतलब होता है कुत्ता। तो जिस प्रकार से कुत्ते की नींद होती है, जरा सा भी आहट मिला तो वह जग जाता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी की भी नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शाम से सोए तो फिर सुबह ही उठे, रात में क्या हो गया, संसार इधर से उधर चला गया। चूंकि 12 घंटे का समय बहुत होता है, यहाँ तो क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है, तो 12 घंटे तो बहुत कुछ होता है। और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब ये होता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला होना चाहिए। आपको पता ही है कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ही ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियां ऐसी होती हैं जिससे ज्ञान अर्जन होता है, और 5 इंद्रियां ऐसी होती हैं जिनसे कर्म किया जाता है। तो इन्हीं 10 इंद्रियों पर जो नियंत्रण करता है वही छात्र कहलाता है। आंख पर, कान पर, नाक पर, जिह्वा, त्वचा। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे मनुष्य अपने कर्म को संपादित करता है। तो इन्हीं 10 इंद्रियों पर जो नियंत्रण करता है वह छात्र, वह शिष्य अपने जीवन में जो वह चाहता है, जिस लक्ष्य तक वह पहुंचना चाहता है, उस लक्ष्य को वह प्राप्त कर लेता है। और इन्हीं गुणों और आचरणों के अतिरिक्त शिष्य को गुरु से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। एक विद्वान ने कहा है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, किए हुए निर्धन,
किए हुए पूरी। शिष्य को पवित्र श्रद्धा भाव भक्ति भाव से गुरु को समर्पण करना चाहिए और इसी प्रकार से आचरण से शिष्य का मंगल और कल्याण होता है और मुक्ति का जो मार्ग होता है वह प्रशस्त होता है। इसके बाद में हम देखते हैं समुदाय एक मानवीय संसाधन किस प्रकार से है, इस लाइन को, इस तथ्य को हम देखते हैं। कम्युनिटी एज ए ह्यूमन रिसोर्सेस। ये विद्यालय में मानवीय संसाधनों में ये तीसरा प्रमुख अंग है। आदिकाल में मानव को विद्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बच्चे के माता पिता ही उसके शिक्षक होते थे और परिवार के आचार विचार ही शिक्षा का पाठ्यक्रम होता था। धीरे धीरे मानव की आवश्यकताएं बदलती गई और समाज का विकास होता चला गया। ज्ञान का सागर भी बढ़ता चला गया। परिणाम स्वरूप मानव को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास आश्रम में जाना पड़ा। धीरे धीरे सभ्यता का विकास और अधिक विकसित होता गया और आश्रम के स्थान पर विद्यालयों का स्वरूप सामने आया। आज बच्चा जन्म के बाद लगभग 3 वर्ष तक घर पर रहता है। इसके बाद इसे शिक्षा हेतु विद्यालय भेज दिया जाता है। बच्चे का आरंभिक विकास घर के वातावरण से प्रभावित होता है, लेकिन विद्यालय जाने के बाद बालक के विकास में घर, विद्यालय तथा समुदाय तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व बच्चा अपने परिवार से अनौपचारिक रूप में अनेक अनुभव प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका बच्चे की माँ ही होती है। यह कहना उचित बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चे के विकास में माँ की ही भूमिका होती है। वह उसे अनौपचारिक ढंग से चलना, उठना बैठना, खाना पीना, इस प्रकार के अनेक अनुभव और नैतिक मूल्यों को संस्कार के रूप में देती है। विद्यालय जाने के बाद बच्चे को एक नए वातावरण में नए लोगों के साथ रहना पड़ता है और बच्चा जो है वो विद्यालय में प्रेम, सहानुभूति वातावरण की अपेक्षा करता है। इस प्रकार से वातावरण की संभावना तभी हो सकती है जब घर, समुदाय और विद्यालय में भावात्मक सामीप्यता जो है वो स्थापित की जाए।
और इसी समीपता को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि माता पिता और अध्यापक के बीच अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। विद्यालय में अभिभावक अध्यापक संघ की स्थापना की जाती है, जिससे अध्यापक बालक के परिवार और परिवार के सदस्यों से परिचित रहे और परिवार विद्यालय से। इससे समुदाय और विद्यालय दोनों ही बच्चों के वांछनीय विकास में एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं। समुदाय की जो है वो विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका है, समुदाय की विद्यालय प्रबंधन में भूमिका। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि समुदाय के विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन कभी कभी बना करके पूछ लेता है। तो प्राचीन काल से ही समाज शिक्षा को प्रभावित करता आया है। जैसे समाज के आदर्श एवं उद्देश्य होते हैं, शिक्षा को भी वैसा ही मोड़ना पड़ता है। आर्थिक और राजनैतिक इन दोनों परिस्थितियों के कारण समाज में परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन शिक्षा को भी प्रभावित करती है। इसीलिए विद्यालय को समाज का एक लघु रूप कहा गया है। समाज शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन और शैक्षिक प्रक्रिया इन सभी को तो प्रभावित करता ही है और वह स्वयं भी प्रभावित होता है। इस दृष्टि से समुदाय एक सक्रिय शैक्षिक संस्था है, परंतु समुदाय स्वयं भी एक शिक्षा संस्था के रूप में बालक और व्यक्तियों को अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्रदान करता है। बालक की शिक्षा जो है वो उसके परिवार से आरंभ होती है। बालक बड़ा होकर परिवार से बाहर के व्यक्तियों के जब संपर्क में आता है, वह मोहल्ला, गांव